ओहो, ये अलार्म फिर से मुझे परेशान करने लगा। प्रीति अपने मखमली बिस्तर पर आराम से सो रही थी। अलार्म की वजह से उसकी नींद खुलती है और वो गुस्से में उसे बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो उठकर जाती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। आज ये वन पीस पहन लेती हूँ। आज फ्लोरल ड्रेस पहनने का बड़ा मन कर रहा है। आज का मौसम वैसे भी कितना अच्छा है। ये मौसम आजकल मुझसे ज्यादा हॉट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, इस हॉट मौसम को भी दिखाते हैं कि हम भी इससे कम नहीं। उसके बाद प्रीति तैयार होती है और नीचे आती है। प्रीति नाश्ता करती है। तब तो बताओ, तुम्हें जो मैंने कल फोटो दी थी उनमें से कौन सा लड़का पसंद है? यू मम्मी, मुझे तो उनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं है। ये बात सुनकर सुनीता परेशान हो जाती है। अरे बेटा, आप क्या हो गया? जब देखो हमेशा हर लड़के को बस रिजेक्ट करती रहती हो। तो मम्मी, मुझे आप ऐसे लड़कों की फोटो क्यों दिखाती हो? इस लड़के की नाक देखो कितनी मोटी है, और ये लड़का तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस लड़के के बारे में आपने बताया कि इसका बिजनेस इतना कुछ अच्छा नहीं है। आपको तो हमारा स्टैंडर्ड पता ही है कि क्या है। मुझे अपने लिए सबसे अच्छा लड़का चाहिए जो दिखने में भी अच्छा हो और बहुत अमीर भी हो। अब तुम्हारी फरमाइश के अकॉर्डिंग ही हम लड़का ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है तुम्हारा राजकुमार, और ना जाने कब मिलेगा। मिल जाएगा मम्मी, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। और जब शाम को महेंद्र घर वापस आता है तो बताओ सुनीता, क्या आया तुम्हारी बिटिया रानी को कोई लड़का पसंद? आपने आज जितने भी फोटो दिखाए थे उनमें से तो सबको रिजेक्ट करके चली गई है। समझ नहीं आता इस लड़की का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय कर रही थी। वो कैराओके रूम में गई थी जहां पर उसने खाना ऑर्डर किया था, और वहां पर वो टीवी में माइक ज्वाइन करके उसमें गाना गा रही थी। बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़ी अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। इस तरह प्रीति अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती है। आज तो सच में मजा आ गया। सच में इतने दिनों के बाद हम सब साथ मिलकर कितना एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे, और अब महेंद्र प्रीति के पास बहुत सारे लड़कों की फोटो लेकर आता है। लो बेटा, चुन लो तुम अपनी पसंद से। जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। बस आप इतना बता दीजिए कि ये सारे लड़के अमीर हैं ना, तभी मैं इनमें से कोई पसंद करूंगी। हाँ बेटा, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हिसाब से ही हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। ये बात सुनने के बाद प्रीति उनमें से 2 लड़कों को सिलेक्ट कर लेती है। मुझे ये दोनों लड़के ही पसंद हैं। इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो, आखिरकार फाइनली तुम्हें लड़के पसंद आ ही गए। अब बस हमें लड़के वालों से बातचीत करनी है। पहले महेंद्र एक लड़के को पसंद करता है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। वो लड़का बहुत अमीर था। तुम्हें पता है, जो लड़के प्रीति ने पसंद किया उनमें से ये जो लड़का है ये बहुत अमीर है। इसका नाम रवि है। लड़का अपना बिजनेस खुद संभालता है, तो हमारी प्रीति के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर तो अच्छी बात है। इस तरह प्रीति के लिए लड़का पसंद कर लिया जाता है और अब शादी की बात आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन प्रीति का तो सिर्फ पार्टी और अपने एंजॉयमेंट में ही ध्यान था, और कुछ समय बाद महेंद्र और सुनीता। कोई बात नहीं, जो दूसरा लड़का है हम उसी से प्रीति की शादी करवाएंगे। हाँ, वैसे भी प्रीति को दोनों ही लड़के पसंद थे, और हमें ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अब पंडित जी की मदद से प्रीति और रोहन की शादी के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है और उन दोनों की शादी की तैयारी की जाती है। मम्मी पापा, मैं जा रही हूँ अपने लिए डिजाइनर ड्रेस खरीदने। प्रीति अपनी शादी में अपने हिसाब से पैसे खर्च करती है, और वो जिस थीम की शादी चाहती थी उसी तरीके से उसकी शादी की तैयारी चलती है। प्रीति, तुम थोड़ा सा घर के कामों पर भी ध्यान दिया करो। मम्मी, मुझे घर के काम करने की क्या जरूरत है भला? हमारे घर में भी नौकर हैं, और जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ पर भी तो कितने सारे नौकर होंगे। मैं तो बस अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी, यहाँ भी और अपने ससुराल में भी। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय गुजरता है। अब प्रीति की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। एक रात पूरा दिन शॉपिंग करके वो बहुत थक जाती है और अपने नर्म बिस्तर पर लेटकर कहती है, मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी तो तुम्हें बहुत मिस करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर तो मैं इससे भी ज्यादा अच्छा बिस्तर लेकर जाऊंगी। यू नो ना, आई लव द बेस्ट थिंग्स ओनली। इतना कहकर प्रीति अपने मुलायम बिस्तर पर थक हार कर कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह की कॉफी उसके बिस्तर पर ही आती है। वो आराम से अपने मखमली बिस्तर पर बैठकर कॉफी एंजॉय कर रही थी। कोल्ड कॉफी तो मुझे बहुत पसंद है। चलो, सुबह हो गई, आज फिर से भागा दौड़ी करनी है और मुझे अपने इम्पोर्टेंट और कीमती सामान लेकर आने हैं। इस तरह प्रीति की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और सारी रस्मों और रिवाजों के साथ धूमधाम से उसकी शादी करवा के उसे उसके ससुराल विदा कर दिया जाता है। जब गाड़ी एक छोटे से घर के आगे रुकती है तो ये देखकर प्रीति काफी हैरान हो जाती है। अरे, हम यहाँ कहाँ आ गए? लगता है कि कुछ काम से रुके होंगे। कोई बात नहीं। लेकिन तभी प्रीति देखती है
कि उस छोटे से घर में कुछ औरतें आरती की थाल लेकर खड़ी हैं और औरतें प्रीति से कहती हैं, अरे बेटा शर्मा क्या रही हो, चलो अब जल्दी से अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। ये बात सुनकर तो प्रीति बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने क्या ही कहती, इसीलिए वो वहां ज्यादा कुछ ना कहते हुए दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। आप तो सच में बहुत सुंदर हो भाभी। सच में शांति, मानना पड़ेगा, तेरी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। अच्छा बस करो, अब सारी बातें यहीं करती रहोगी कि बहू को आराम करने के लिए उसे कमरे में भी जाने दोगी? वो काफी थक गई होगी। सीमा, इन्हें इनके कमरे तक ले जा। सीमा प्रीति को उसके कमरे में ले जाती है और जब प्रीति छोटा सा कमरा देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। क्या ये मेरा कमरा है? हाँ भाभी बिल्कुल, हमने अच्छे से आपका कमरा सजाया है। अब आप आराम कर लीजिए, बाकी बातें हम कल करेंगे। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और उसके बाद प्रीति कमरे के अंदर उदास होकर बैठती है। जब वहां रोहन आता है तो वो उससे पूछती है, अजी सुनिए, क्या हमारा घर बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम रात को यहाँ रुक रहे हैं। ये किसका घर है? प्रीति की इस बात पर रोहन हंस देता है। अरे तुम कैसा मजाक कर रही हो, यह हमारे ही घर है और हमें कहीं नहीं जाना। तब रोहन की बात पर प्रीति भी हंस देती है और कहती है, हाँ मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं प्रीति, मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगा? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। इस घर में प्रॉपर रीति रिवाज के साथ तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है। गृह प्रवेश तो अपने ही घर में करवाया जाता है। यह हमारे ही घर है, हमें कहीं नहीं जाना। अब जब प्रीति को रियलिटी चेक मिलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जो कि पहले भी उड़ गए थे। ये सुनकर प्रीति बेहोश हो जाती है। तब रोहन घबराता है और उसे पकड़ कर कहता है, अरे प्रीति तुम्हें क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। वहीं मेज पर रखा पानी रोहन प्रीति के चेहरे पर छिड़कता है, जिसके बाद प्रीति को होश आता है। तुम ठीक तो हो ना? पहले तो ठीक थी, लेकिन अब का नहीं पता। उसके बाद प्रीति आगे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कपड़े बदलकर सोने चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अभी लग रहा था कि ये सब एक सपना है और सुबह होने पर उसे एक अलग हकीकत का सामना करने को मिलेगा। लेकिन उसे कहाँ नींद आने वाली थी? एक तो कमरे में सिर्फ एक पंखा था। कितनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से ही बिस्तर का गद्दा भी कितना ज्यादा सख्त है। मुझे तो इस पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। अगर रोज मुझे यहाँ सोना पड़ा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। नहीं प्रीति, ये सब सच नहीं है। हकीकत का सामना तो कल करना होगा। बस आज रात यहाँ कैसे भी करके बितानी है। मुझे तो अभी से अपने मुलायम बिस्तर की याद आ रही है। प्रीति अगले दिन सब ठीक होने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब अगले दिन प्रीति सुबह सोकर उठती है तो उसे फिर से वही रियलिटी चेक मिलता है। सब वहां उसका इंतजार कर रहे थे। भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है, तो आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाली हैं? क्या कहा? मुझे खाना बनाना होगा? हाँ भाभी, पहली रसोई पर तो घर की नई बहू को ही खाना बनाना पड़ता है। ये बात सुनकर प्रीति उदास हो जाती है। शांति समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वो उठकर प्रीति के पास आती है। क्या बात है बेटा? मुझे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर शांति मुस्कुरा कर कह देती है, कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है। तो मेरे साथ रसोई में चलो, तुम बस कुछ मीठा बनाने में मदद कर देना, बाकी खाना मैं खुद बना लूंगी। रस्म पूरी करवाने के लिए शांति प्रीति को अपने साथ रसोई में ले जाती है और वहां पर चूल्हे पर एक कढ़ाई में आटा डालकर उसे अच्छे से घी में भून लेती है। तुम बस इस करछी को अच्छे से घुमाकर मिक्स करती रहो। शांति हलवे में पानी, मीठा सब डाल देती है और प्रीति बस उसे घुमाती है। अपनी नई बहू की रस्म पूरी करवाने के लिए शांति ऐसा करती है और बाकी सारा खाना शांति खुद बनाती है। जब सब खाना खाते हैं, हलवा बहू ने बनाया है। अरे हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है बहू। सब अच्छे से साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्रीति का गुस्सा बहुत ज्यादा उबल रहा था। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। सबने क्या मजाक बना रखा है? मैं इतने गरीब घर में क्यों रह रही हूँ? मेरा महल कहाँ है? लड़का तो फोटो में मैंने यही पसंद किया था, लेकिन उसके अलावा यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। अब प्रीति शाम को अपने कमरे में अपने पिता को फोन करती है। पापा, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? मैं इतने गरीब और छोटे घर में क्यों हूँ? ये लोग मुझे बंगले में कब लेकर जाएंगे? महेंद्र चिंतित होकर कहता है, बेटा अब वही तुम्हारा ससुराल है। हमें माफ करना, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ कोई बंगला गाड़ी नहीं है। ये बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आता है। आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? प्रीति के पूछने पर भी महेंद्र कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बस सुनता है। तब प्रीति गुस्से में कॉल कट कर देती है। यहाँ तो मेरे खुद के घर वालों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऊपर से यहाँ गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। प्रीति बहुत गुस्सा थी और वहीं कमरे में बिस्तर पर लेट जाती है। और ये कोई बिस्तर है? ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों के ऊपर लेट गई हूं मैं। कितना ज्यादा सख्त बिस्तर है। जब इधर पूरा दिन प्रीति कमरे से बाहर नहीं निकलती, तब दूसरी तरफ मम्मी, भाभी अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली। हो सकता है बेटा कि आराम कर रही होगी। शादी की थकान है ना,
अब इसमें अच्छा खासा रेस्ट तो चाहिए ही होता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा और शांति खुद ही घर के सारे काम कर लेती हैं। जब रात को बाकी सब भी अपने काम से जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप खाना बना रही हैं? प्रीति कहाँ है? अरे बेटा कोई बात नहीं, बहू के लिए अभी सब नया है और उसे खाना बनाना भी नहीं आता। फिर अभी शादी की थकान भी है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तुम बहू को बाहर बुला लो, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। रोहन कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पर तो प्रीति गुस्से में एकदम लाल पीली होकर आग का गोला बनी हुई थी। चलो प्रीति खाना खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना खाना, जाओ यहाँ से। क्या बात है, तुम गुस्सा क्यों? गुस्सा? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ? अरे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मेरी झूठ बोलकर शादी हो गई। मुझे लगा था कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एक बड़ा सा घर, एसी। अरे एसी तो छोड़ो, यहाँ पर तो ढंग का पंखा तक नहीं है। बिस्तर इतना ज्यादा सख्त है कि इस पर सोकर और ज्यादा कमर दर्द होने लगती है। तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास तो जो कुछ भी है, जैसा भी है, हमने पहले ही सब कुछ सच बता दिया था। हमने कोई झूठ नहीं बोला है। ये बात सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है और प्रीति की हालत को समझते हुए रोहन उसे समझाते हुए कहता है, बाकी देखो, तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ा समय दो। उसके बाद में तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं तो कमरे में कूलर जरूर लगवा दूंगा। अभी बाहर सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम प्लीज खाना खाने चलो। प्रीति को भी बहुत भूख लगी थी। वो मुंह बनाकर बाहर खाना खाने आ जाती है। शांति ने आज सबके लिए आलू भुजिया और पुदीने की चटनी बनाई थी। अब खाना देख कर भी प्रीति का मुंह बन जाता है। ये भी कोई खाना है? बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन पुदीने की चटनी ठंडी रहेगी, इससे गर्मी में राहत मिलेगी, खा लो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो कूलर पंखा है ही नहीं। जो पंखा है वो भी हवा नहीं देता, तो घास पत्तों को खाकर ही अब हमें गर्मी को भगाना होगा। प्रीति का ऐसा व्यवहार देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। अब प्रीति भी गुस्से में खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रोहन सबको सारी बात बता देता है और तो मुझे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए हम सबको समझना होगा। और अभी उसका गुस्सा चरम सीमा पर है, इसलिए बेहतर है कि हम उसे अभी ज्यादा कुछ न कहें। तुम सही कह रहे हो बेटा, इस समय हमें ही प्रीति बिटिया को समझने की जरूरत है। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हमें भाभी के लिए कुछ करना चाहिए। हम तो जानते ही हैं कि भाभी एक बहुत बड़े परिवार से आई हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें एडजस्ट करने में काफी मुश्किल हो ही रही होगी। और फिर कितनी गर्मी है, गर्मी में तो अच्छों का दिमाग फिर जाता है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। प्रीति और रोहन तो अंदर अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन बाहर सब हॉल में फर्श पर सो रहे थे। इस फर्श पर सोना तो सच में बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो मेरी कमर का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। सच में कितना ज्यादा सख्त फर्श है, मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आती। भाभी के आने से पहले कम से कम उस बिस्तर पर हम लोग बारी बारी सो तो जाते थे। पहले मैं उस बिस्तर में ही कितनी कमी निकालती थी, लेकिन अब तो वो बिस्तर भी हाथ से गया। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते चीजों की कदर करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो बेटा, अब तुम्हारी भाभी को तो हम नीचे नहीं सुला सकते ना, जो भी है ऐसे ही सो जाओ। उसके बाद सब सो जाते हैं और अंदर प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना गंदा बिस्तर। मुझे तो मेरे मखमली बिस्तर की बहुत याद आ रही है। ऐसा सोचकर प्रीति बस करवटें बदलती रहती है और काफी देर बाद जाकर उसे नींद आती है। जब सुबह रोहन उसे उठाता है, उठ जाओ प्रीति, नाश्ता का समय हो रहा है, माँ ने नाश्ता बना दिया है। प्रीति उठ जाओ। रोहन को उठाता हुआ देखकर प्रीति गुस्सा होकर कहती है, ओहो, मुझे कितना ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो रात को इतनी लेट सोई थी, अब उठा रहे हो, सोने दो थोड़ी देर। रोहन आगे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। लेकिन प्रीति की नींद खराब हो गई थी। तब वो तैयार होकर बाहर आती है। तब तक रोहन, यश और सीमा नाश्ता करके अपने ऑफिस और कॉलेज जा चुके थे। बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। प्रीति कुछ नहीं बोलती और शांति उसके लिए नाश्ते में आलू के पराठे लाती है। बेटा मैंने आज तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए, साथ में बूंदी का रायता है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। जब प्रीति आलू के पराठे खाती है तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो वो बड़े मजे से खाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। तभी लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। मुश्किल से घर में एक पंखा है और अब लाइट चली गई। मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। तब वो अपने पापा को कॉल करती है, पापा आप मेरे लिए जल्दी गाड़ी भेजो, मुझे घर आना है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आती है और प्रीति उसमें बैठकर अपने मायके चली जाती है। अरे बेटा कैसी हो तुम? मुझे ऐसी जगह भेजकर पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप दोनों ने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? मैंने आपसे पूछा था ना कि ये लड़का अमीर है या नहीं, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? महेंद्र और सुनीता दोनों शांत हो जाते हैं। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के पास कोई जवाब है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में थोड़ी देर एसी में लेटने के लिए। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर अपने मुलायम बिस्तर पर लेटूंगी आराम से। ओहो, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है।
बाद में प्रीति अपनी सहेली नेहा को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तो तुम्हें पता है मेरे साथ ऐसा हुआ? ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। सब बात करने के बाद प्रीति अपने घर वापस आती है और रात को वो रोहन से कहती है, देखो अब तो मेरी तुमसे शादी हो गई है, लेकिन मेरी जरूरतों को पूरा करना तुम्हारा फर्ज बनता है। मुझे अपने लिए कमरे में एसी चाहिए और एक अच्छा सा नर्म बिस्तर चाहिए। ऐसे में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आती। देखो मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सब कुछ शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे नहीं पता, मुझे सब चाहिए। मुझे मेरा रूम अपग्रेड चाहिए। इतना कहकर प्रीति गुस्से में मुंह फेर कर लेट जाती है। रोहन भी लेट जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ 1-2 दिन इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं होता तो संडे वाले दिन प्रीति रोहन से जोर से लड़ना शुरू करती है। मैंने कहा था ना मुझे एसी और बिस्तर चाहिए, इतनी छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते मेरी। तभी वहां पर शांति और सीमा आ जाती है। क्या बात है बेटा? मैंने एक एसी और बिस्तर मांगा और मुझे वो भी लाकर नहीं दिया जा रहा। आखिर यहाँ इतनी गर्मी में मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे नहीं पता, मेरी ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है। माँ माफ करना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। बेटा तू कहाँ से करेगा? पहले ही तुझे हाउस लोन भरना है, उसके अलावा बाकी खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे, उन्हीं से हम ले आएंगे। तभी वहाँ यश आ जाता है जिसने सब बातें सुन ली थी। अरे माँ सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, उन्हें खर्च मत कीजिए। वैसे भी इतने पैसों में एसी नहीं आ पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, किश्तों पर कूलर खरीद लेता हूँ, वही सही रहेगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है ना। इसी मुताबिक अगले दिन यश घर पर कूलर मंगवा लेता है और उसे प्रीति और रोहन के कमरे में लगवा दिया जाता है। बेटा अब तो ठीक है ना? मैं क्या 2 साल की बच्ची हूँ जो इस तरह की नकली चीजें लाकर मुझे बहला रहे हैं? इतनी गर्मी में कूलर से क्या होता है? हर रोज प्रीति का बुरा व्यवहार देखकर आज सीमा को गुस्सा आ जाता है। बस करो भाभी, हम लोग भी बिना कूलर और बिस्तर के सो रहे हैं। हम आपके लिए कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, आप हमेशा उसमें बस कमी निकाल रही हैं। तो क्या मैंने कहा है आप सबको बिना कूलर के सोने के लिए? इतना ही है तो अपने लिए भी खरीद लो। क्या कहा? रुक जा बेटा, चल खाने का समय हो रहा है, खाना खा लेते हैं। शांति सीमा को आगे कुछ भी बोलने से रोक देती है और अपने साथ बाहर ले आती है। दोनों चूल्हे पर खाना बना रही थी। माँ तुमने मुझे गलत रोका। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी भाभी को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, हमें समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रीति जब अगले दिन अपनी सहेली नेहा से मिलने जाती है। सच में तू अपने ससुराल में पता नहीं कैसे रह रही है। मुझे देख ले, इतना अमीर ससुराल है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। सच में मैं तो वहां जाकर बिल्कुल फंस गई हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने मम्मी पापा के ऊपर कि उन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अरे सिर्फ तेरे घर वालों की नहीं, तेरे ससुराल वालों की भी तो गलती है। इतना ही था तो शादी करने की क्या जरूरत थी, जब तेरी छोटी मोटी जरूरत भी नहीं पूरी कर सकती। मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी माफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे अपने ससुराल वालों को। ऐसे ससुराल का क्या फायदा जहाँ तेरी जरूरत ही पूरी ना हो। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती तेरे मम्मी पापा ने तेरे साथ ऐसा किया। एक तो पहले से प्रीति गुस्से में थी और नेहा उसके गुस्से में आग में घी डालने का काम करी थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब प्रीति कूलर चलाकर आराम से बिस्तर पर लेटी थी, कितना सख्त बिस्तर है, मेरी तो कमर अकड़ने लगी है। प्रीति उठकर बाहर आती है तो देखती है कि हर कोई गर्मी में सिर्फ पंखे के नीचे बैठा था, जिसकी वजह से रमेश के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। इस गर्मी ने तो कहर ढा रखा है। तब सीमा रमेश के लिए ठंडे पानी की शिकंजी लेकर आती है। पापा इसे पी लीजिए। रमेश शिकंजी पीता है। अब अच्छा लग रहा है। गर्मी ने हालत खराब कर दी, ऊपर से जमीन पर सोने में अब तो मेरी कमर में और दर्द रहने लगा है। पहले बिस्तर में सोने पर ही आपकी कमर में इतना दर्द होता था और अब तो और भी ज्यादा होता होगा। कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए बोरी लेकर आई हूँ, उसमें थोड़ी सी घास डालकर मैंने उसके अंदर कुछ कपड़ों के टुकड़े डाल दिए हैं तो उसे पतला सा गद्दा बन गया। आज आप उस पर सो जाना। ये देखकर प्रीति को कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है। प्रीति फिर से कमरे में जाकर बैठ जाती है। मेरे लिए तो कूलर है, लेकिन बाकी सब गर्मी में कितना परेशान हो रहे हैं। प्रीति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बिस्तर का एक पांव टूट जाता है और बड़ी तेज धमाका होता है। इतनी तेज आवाज सुनकर सब वहां पर घबरा कर आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बिस्तर टूट गया था और प्रीति गिर गई थी। तब उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ भाभी, चलिए हम आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, बस हल्का सा पाँव में झटका लग गया, बाकी सब ठीक है। तब शांति हल्दी और चंदन का लेप लेकर आती है और उसके पैर में लगाती है। माफ करना बेटा, हमारी वजह से ये सब हो रहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे लिए नया बिस्तर लेकर आऊंगी।
अपने ससुराल वालों की इतनी केयर देखकर प्रीति को बड़ा अच्छा लगता है। आज शाम को जब रोहन और यश वापस आते हैं तो उन्हें जब सारी बात का पता चलता है, देखो बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन्हें जोड़कर बहू के लिए एक अच्छा सा बिस्तर लेकर आते हैं। मेरे पास भी 1000 रुपए हैं। मेरे पास ज्यादा तो नहीं, पर 500 रुपए हैं। ठीक है, मैं भी अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। इस तरह हर कोई पैसों का जुगाड़ करता है और उनके पास जितनी भी सेविंग थी सब जोड़ लेते हैं। और ये सब प्रीति अंदर से देख लेती है। ये सब सुनकर वो काफी उदास हो जाती है। सारे पैसों का इंतजाम करने के बाद अगले दिन वो बिस्तर लेने जाते हैं। भैया, आप हमें 10,000 तक का अच्छा सा बिस्तर दिखा दीजिए, उसमें गद्दा नरम हो। अरे भाई साहब, इतने कम पैसों में अच्छा बिस्तर कहाँ आता है? नॉर्मल सा बिस्तर आएगा, कहो तो दिखा दूं। अब घर वालों के पास कोई चारा भी नहीं था। बच्चे कुछ पैसे मिलाए थे और कुछ पैसे उधार लिए थे, इसीलिए उन्हें इतने पैसों में जो बिस्तर मिला वही लेकर घर वापस आ गए और प्रीति के कमरे में रखवा दिया। बेटा, हम एकदम बढ़िया वाला बिस्तर नहीं ला सके, लेकिन ये कम से कम मजबूत होगा। हाँ भाभी, आप हमें थोड़ा और समय दीजिए, उसके बाद हम आपके लिए और अच्छा बिस्तर लेकर आएंगे। अभी आप इसमें काम चला लीजिए। इस तरह प्रीति का दिल पिघलने लगता है। प्रीति बाहर जाकर शांति के लिए खाना बनवाने में मदद करती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। प्रीति देखती है कि शांति के कमर और पाँव में दर्द रहता है, पर फिर भी वो प्रीति को काम करने के लिए कभी नहीं कहती थी। जब आज रात को वो अपने बिस्तर पर लेटती है तो उसका गद्दा पहले वाले से काफी नरम था। ये बिस्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रीति को फिर भी आज नींद नहीं आ रही थी। वो जब रात को उठकर देखती है तो हर कोई जमीन पर सोने में कितना परेशान हो रहा था। शांति ने भी बोरी का जुगाड़ करके नरम बिस्तर बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और अगले ही दिन वो अपने मायके जाती है। बेटा, हमने कितनी बार कहा है कि हम अभी तुम्हें नहीं बता सकते कि हमने तुम्हारी शादी वहां क्यों की है, लेकिन अब वही तुम्हारा ससुराल है, वहां तुम्हें अच्छे से रहना होगा। पापा, मैं तो इस बारे में बात करने ही नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम मेरे ससुराल के लिए एक अच्छा सा एसी और साथ में एक बड़ा सा शानदार बिस्तर दे दीजिए। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं? मैं नौकरी करके या कैसे भी उसके पैसे आपको चुका दूंगी। ये बात सुनकर महेंद्र और सुनीता के होश उड़ जाते हैं। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और अगले ही दिन वो दोनों एक बड़ा सा शानदार अमीर बिस्तर लेकर प्रीति के गरीब से ससुराल पहुंच जाते हैं। हम ये बिस्तर आपके लिए लाए हैं। जी, प्रीति का कमरा अंदर है, आप ये बिस्तर उसके कमरे में रखवा दीजिए। नहीं मम्मी जी, ये बिस्तर मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। नहीं बेटा, हम ये नहीं ले सकते। नहीं पापा जी, आपको मेरी बात माननी ही होगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं फिर बिस्तर पर नहीं सोऊंगी। सब बहुत मना करते हैं, लेकिन फिर भी प्रीति की जिद के बाद वो आलीशान अमीर बिस्तर वहीं हॉल में लगवा दिया जाता है और साथ में हॉल में ही एसी भी फिट करवा दिया जाता है। उसके बाद महेंद्र और सुनीता प्रीति के साथ बाहर आते हैं। मैं आपको कुछ समय बाद पैसे दे दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, आज हम तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं। क्या कहा? ऐसा है? ठीक है, हमें रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम कैंसिल करते हैं। क्या हुआ जी? रवि नाम का लड़का जिसके लिए हमने प्रीति का रिश्ता फिक्स किया था, जो बहुत अमीर है, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत लालची है और उन्होंने बहुत ज्यादा दहेज की डिमांड की है। तो मैं एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर हायर किया था कि हमारी बेटी के लिए परिवार सही रहेगा या नहीं। पता चला कि उसे क्लब जाना और ड्रिंकिंग करना, इन सब की बहुत ज्यादा लत है और उनकी कंपनी लॉस में भी जा रही है। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। जो दूसरा लड़का पंडित जी ने दिखाया था, वहीं पर बात करनी होगी। अगले दिन पंडित जी आते हैं। महेंद्र रोहन की फोटो दिखाते हुए कहता है, पंडित जी, वहां तो बात नहीं बनी, लेकिन आप मुझे इस लड़के के बारे में बता दीजिए। अरे देखिए, ये लड़का अमीर था और गलती से इस लड़के की फोटो आपके पास आ गई। ये लड़का अमीर नहीं है, लेकिन हाँ, ये परिवार बहुत अच्छा है। ड्रिंक करना तो दूर की बात है, इस लड़के में कोई बुराई भी नहीं है। उसके बाद मैंने रोहन का भी इन्वेस्टिगेशन करवाया तो पता चला कि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं। तुमने आज तक इतने सारे रिश्तों में कमी निकाली, कहीं लड़के ठीक नहीं थे। तुम्हें पता है, हमने इनसे दहेज की भी बात की थी, लेकिन इन्होंने एक सामान तक लेने से मना कर दिया। हाँ बेटा, हम जानते हैं कि हमने गरीब ससुराल में तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन कम से कम यहाँ पर हमें तुम्हारी इतनी चिंता नहीं होती। ये सब सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है। और पैसे देने की चिंता मत करो, अब अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहो। प्रीति अंदर चली जाती है और सबके चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश होती है। आज सभी पहली बार कितने मुलायम बिस्तर पर जो बैठे थे। इस पर बैठने से तो मेरी कमर में भी दर्द नहीं हो रहा है। सच में बहुत मुलायम बिस्तर है। लेकिन भाभी, ये बिस्तर आपने अपने लिए क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये आपके लिए ही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबके साथ गलत किया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
इस तरह सब ठीक हो जाता है और आज प्रीति सबके साथ हॉल में उसी अमीर बिस्तर पर एसी चलाकर बैठी थी। सीमा सबके लिए आम पन्ना बनाकर लाती है, सब मजे से पीते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। अब आप सबको मुझे भी खाना बनाना सिखाना है। अब से मैं आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। इस तरह प्रीति अब अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देती है और आज रात को सब एसी चलाकर बहुत अच्छे से सोते हैं। कितना मजा आ रहा है। सच में आज पहली बार मेरी कमर को आराम मिला है। सच में मैं भी बहुत खुश हूँ। इस तरह सब बिस्तर आने से बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कमरे में थैंक यू। हर रोज मेरा परिवार गर्मी में नीचे सोता था और मैं बिस्तर पर सोता था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर तुम्हारी वजह से घर में कितनी खुशी आ गई है। बिल्कुल, अब से ये मेरा भी परिवार है। इन्होंने मुसीबत में मेरे लिए कितना कुछ किया और मुझे थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होने दी और मेरे लिए कितना अच्छा बिस्तर लेकर आए, तो इतना करना तो मेरा फर्ज बनता ही है। इस तरह प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। आज वो खुशी खुशी अपने बिस्तर पर सोती है। अगले दिन वो नेहा से मिलने उसके ससुराल जाती है, जहाँ पर चुपचाप जल्दी से घर का सारा काम कर, ना कर चाकर क्या तेरे आराम के लिए लगवा कर रखे यहाँ, फिर तेरा क्या काम। और अगर तुमने इस बार कुछ भी गड़बड़ की और मम्मी ने शिकायत की तो देखना मैं तेरा क्या करता हूँ। नेहा की सास और उसका पति उसे बहुत बुरी तरह डांट कर वहां से चले जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। प्रीति को सामने देखकर नेहा हैरान हो जाती है। मैं मानती हूँ मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन वहां पर ये सब नहीं है। उन्होंने मुझे बिस्तर पर सुलाया और खुद नीचे सोते थे। इसीलिए तुम्हें भी इन सब चीजों के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। इतना कहकर प्रीति वहां से घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद प्रीति अपनी सास और नंद के साथ उस आलिशान बिस्तर पर बैठकर लूडो खेल रही थी। मुझे कुछ करना होगा, आप तो जीत रही हो भाभी। जो हारेगा वो दूसरे को आइसक्रीम खिलाएगा। फिर तो आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए तैयार हो जाइए भाभी। इतनी आसानी से नहीं। इस तरह दोनों नंद भाभी गेम खेलती है और शांति खुशी से उन्हें देखती है। साथ ही आज पहली बार प्रीति ने सबके लिए खाना बनाया था। थोड़ा जल गया है। सब खाना खाते हैं और सबका मुंह बन जाता है। खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाभी, खाना बहुत टेस्टी है। लेकिन जब प्रीति खुद खाना खाती है तो उसका मुंह बन जाता है और वो खाना वापस निकाल देती है। इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। आप ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं? तुमने पहली बार में खाना बनाया है तो खाना तो बनता है। प्रीति के ससुराल वाले हर चीज में उसे सपोर्ट करते थे और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते थे। यही देखकर प्रीति बहुत खुश होती थी। बाद में बाहर से खाना ऑर्डर किया जाता है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। आज सब फिर से उसी आलीशान बिस्तर पर सोते हैं। सब बहुत अच्छे से सोते हैं और प्रीति अपने ससुराल वालों के लाए हुए बिस्तर पर सोती है।